गुड इवनिंग जेंटलमैन। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी वीडियो बात करूंगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में एंड सोचता हूं कि यू विल लाइक इट। आई एम गोइंग टू डिस्कस द इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर नरेंद्र मोदी। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं टर्की से। वी ऑल नो दैट देयर वाज अ बिग अर्थक्वेक इन टर्की एंड इंडिया रश्ड इन टू हेल्प देम। नाउ टर्की ने इंडिया से कोई हेल्प नहीं मांगी थी, ना उन्होंने कहा कि आप आइए हमें मदद करिए, पर मैं नहीं जानता किसने मोदी जी को एडवाइस किया कि आप टर्की की मदद करिए। और हजारों और करोड़ों रुपए की मदद की हिंदुस्तान ने टर्की की। इंडियन आर्मी के डॉक्टर वहां भेज दिए, नंबर 1। नंबर 2, वहां जाके फील्ड हॉस्पिटल सेटअप कर दिए और अपने जहाज वहां पोजीशन कर दिए और लोगों की सेवा करने लगे। लोग तो वहां के खुश हो गए, पर टर्की की गवर्नमेंट नहीं हुई खुश। और जो इनकी प्लान थी हिंदुस्तान की, वो जीरो हो गई। बिकॉज एक हफ्ते के बाद ही जब इंडियन वापस आ गए तो टर्की ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस में इंडिया को बहुत बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीरी वुमेन को रेप कर रही है। ये ऐसी बातें उन्होंने कही। तो व्हाट वाज द एम ऑफ मिस्टर मोदी कि जाके टर्की को हेल्प करना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फूल्स वॉक इन वे एंजल्स फियर टू ट्रेड। मैं तो यही कहूंगा मोदी जी के बारे में। एनीवे जेंटलमैन, आगे सुनिए, मैं और कुछ बातें भी आपको बताऊंगा। और बेसिकली इंडिया का कंपैरिजन होता है चाइना के साथ, एंड चाइना आगे बहुत है। और क्यों आगे है ये भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। चाइना ने अपनी ताकत अब दिखाई है और बहुत बड़ी ताकत दिखाई है इंटरनेशनल अरीना में, बिकॉज दे हैव गॉट ए detente between Iran and Saudi Arabia. Both these countries were sworn enemies. They had no diplomatic relations for the last 7 years. And after the intervention of China, including the visits of President Xi, दोनों देशों ने एम्बेसडर एक्सचेंज करने का डिसीजन ले लिया और ये थॉ हो गया। अमेरिका जो है वो भी घबरा गए हैं कि ये कैसे हो गया है और किस तरीके से चाइना ने टर्की और सऊदी अरेबिया, दो माने हुए दुश्मन को उनको साथ लिया है। और ये एक सेकंड सवाल ये उठता है कि ये जो काम टर्की ने किया, इंडिया क्यों नहीं किया। पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अगर जाता भी तो इंडिया को सुनता नहीं। आप समझते हैं कि ईरान या सऊदी अरेबिया इंडिया की रिक्वेस्ट सुनते कि जी आप रिलेशंस नॉर्मलाइज करिए, दे वुड नॉट हैव लिसन्ड। और चाइना की सुन रहे हो। अब इसका क्या कारण है? कारण एक ही है कि चाइना की इकोनॉमिक माइट बहुत ज्यादा है, और मिलिट्री माइट तो है ही, पर बेसिक इज इकोनॉमिक माइट। चाइना 135 कंट्रीज वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडर है, यानी इट इज द फर्स्ट ट्रेडिंग कंट्री फॉर 135 कंपनीज। ये सोचिए आप। और इंडिया कुछ भी नहीं है। चाइना की टॉप पॉकेट्स बहुत लंबी हैं, बहुत पैसा उनके पास, और मिलिट्री पावर भी है, और उनकी ग्लोबल रीच है, और उनको लोग सुनते हैं। इंडिया की कोई नहीं सुनता। और क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो कुल्हाड़ी हमने खुद मारी अपने टांगों के ऊपर पंडित नेहरू के टाइम से। और पॉइंट फिर वही आ जाता है कि पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी। और हम सोच रहे थे कि मोदी जो है ये ब्रेक करेगा ये नेहरूवियन पॉलिटिक्स से, नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी से, बट ये नॉट बीन एबल टू डू इट। और ये फैक्ट बात है कि वो नहीं कर पाए ये बात। ईरान का देखिए, एक और पॉइंट भी देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, जिसमें कोई 55 कंट्रीज मेंबर हैं, और ये हर साल एक रेजोल्यूशन पास करते हैं इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर के ऊपर। कहते हैं कि जी वहाँ ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं और वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। और पर्टिकुलरली उनका बहुत ज़बरदस्त अटैक आने लग पड़े जब आर्टिकल 370 निकाला था। एंड व्हाट डू द चाइनीज डू? दे आर इंडिया से ज़्यादा वर्स हैं। वो अपने जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं उनको वो बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट आई हैव इंफॉर्मेशन
that almost 200,000 Uyghur Muslims have been put in correction camps for training, and their women are left alone, and many of them have been married by the Chinese and people who have been settled there. और इतनी बड़ी ग्रॉस वायलेशन के बाद भी जो OIC है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, चुप बैठे हैं, जो कुछ नहीं बोलते। एंड यहाँ तक कि जो पाकिस्तान और टर्की हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वी आर सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट ऑफ द मुस्लिम्स इन चाइना। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप? ये एक और हमारा ब्लंडर है पॉलिसी का। थर्ड ब्लंडर जो मैं देख रहा हूँ पंडित नेहरू की तरह है कि मोदी किसी तरीके से इज ट्राइंग टू प्लिकेट चाइना, और ये प्लिकेशन जो हो रही है, मतलब प्लीजिंग जिसको कहते हैं करना, वो ये रियलाइज नहीं किया कि एक तरफ से ही हो सकती है, एंड दैट इज जब चाइना इंडिया एग्री करेगा कि चाइना इज द डोमिनेंट फोर्स इन एशिया, विच इंडिया एग्री नहीं कर रहा है इस वक्त, और इस कारण देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज विद चाइना। चाइना नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता, बिकॉज चाइना इज वेरी क्लियर कि हिस्टोरिकल राइट्स जो रॉन्ग्स हैं वो मस्ट बी रेक्टिफाइड। उस हद तक उनके पॉइंट्स भी ठीक हैं आई से, और जानना चाहिए कि क्या है, क्योंकि अक्सर चीन के ऊपर हिंदुस्तान का कभी कब्जा नहीं था 1000 साल तक। ये तो अंग्रेज लेके आए थे, तो अभी तक अक्सर चीन को इंडिया में दिखाना गलत बात है। एक बॉर्डर सोल्यूशन कर लेना था जब 59 में, यस आई थिंक 60 में, 59 में चौहान लाए दिल्ली आए थे, एक प्रपोजल लेके आए थे। उन्होंने कहा था मैकमोहन लाइन एक हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आप जो अक्साई चीन है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, चाइना का हिस्सा है। वेरी बहुत दुरुस्त पॉइंट था, बट इंडिया ने एग्री नहीं किया, और उस टाइम चाइना इतना बड़ा पावर नहीं था। पर नाउ सिचुएशन चेंज हो गई और चाइना ने अपनी डिमांड्स भी बढ़ दी हैं, जिसको कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, अप द एंटी, दैट इज व्हाट दे हैव डन। उन्होंने अपनी जो बोली है वो बढ़ा दी है। अब वो अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम कर रहे हैं, और इंडिया रिएक्ट नहीं कर रहा। दैट इज द सैड पार्ट ऑफ द होल थिंग, कि तिब्बत जो एक बफर स्टेट होती थी उसके ऊपर इंडिया चुप बैठा है। मैंने तो नहीं देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दी हो तिब्बत के ऊपर। ऑन द कंट्रेरी, जो दलाई लामा है उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इंडिया, उसकी मूवमेंट्स को, और जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल है वो उनको चुप करा के रखा हुआ है। सिमिलरली इंडिया सिनकियांग के ऊपर, जो कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में इंडिया कुछ नहीं बोलता। और चाइना जो है दिन रात कुछ न कुछ बोलते रहता है इंडिया अगेंस्ट इंडिया। आगे देखिए जी, हांगकांग जो है, जिसको चाइना ने अपनी कॉलोनी बना लिया अभी, उसके ऊपर भी इंडिया कुछ नहीं बोलता, चुप बैठे रहते हैं। एंड ताइवान के ऊपर इंडिया घबराता है कुछ बोलने के लिए। खैर, इंडिया की क्या बात कर रहे हैं, तो अमेरिका भी घबराता है। अमेरिका ने भी चाइना का वन चाइना प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। दे हैव एक्सेप्टेड द वन चाइना पॉलिसी। पर आदमी को, इंडिया बहुत छोटी मोटी कंट्री नहीं है, बहुत पावर है अपनी राइट में, रीजनल पावर है, एंड कोई रीजन नहीं है कि हम चाइना के जी हुजूरी करते रहें। देयर इज नो रीजन फॉर इट, पर अनफॉर्चुनेटली आवर फॉरेन पॉलिसी लाइक दैट। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ऊपर इतना बरसते हैं, पर इनकी हिम्मत नहीं कि वो कुछ चाइना के ऊपर भी बरस जाए। और यहाँ तक कि जब 20 हमारे सोल्जर मर गए गलवान क्लैश में, 3 दिन बाद मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में कि चाइना ने कोई टेरिटरी नहीं लिया इंडिया का, और ऑन ओथ बोला उन्होंने इंडियन पीपल को। पर वी नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, चाइना हैज टेकन ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, और जो वो ले लेते हैं वो वापस नहीं करते। अनदर इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज बीन फेलियर, रादर आई विल से, कि इंडिया डिसाइड नहीं कर पा रहा कि रशिया हमारा दोस्त है या एलाई है, या हम न्यूट्रल है, क्या है। थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं, कोई वेस्टर्न पावर्स कह रहे हैं जी इंडिया डूइंग वेरी वेल, ये वो, ठीक है। पर एक बात याद रखिएगा, रशिया जो है वो चाइना का एलाई है, एंड जो थोड़ा बहुत प्रेशर चाइना के ऊपर डाल सकता है इज ओनली रशिया। तो जब तक आप रशिया की साइड पे नहीं होगे, रशिया आप प्रेशर क्यों डालेगा चाइना के ऊपर? रशिया तो चाइना पे डिपेंडेंट है। तो अगर इंडिया ही न्यूट्रल है रशिया के साथ और हर जगह एब्सटेन कर देता है, वोटिंग में सपोर्ट नहीं कर रहा रशिया को, मेरे ख्याल में ये पॉलिसी ठीक नहीं है। जो पंडित नेहरू ऐसे करते थे, जिसको कहते थे सिटिंग ऑन द फेंस, एंड ही वुड जस्ट not give any decision and just keep on sitting saying I am neutral.
न्यूट्रल मीन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ पावर। न्यूट्रलिज्म उसकी इंटरप्रिटेशन ये वो करते थे। अनफॉर्चुनेटली ये न्यूट्रलिज्म की डेफिनेशन नहीं है। खैर, जो हो गया सो हो गया, पंडित जी तो चले गए, बट हम एक्सपेक्ट करते थे कि इतने सालों बाद एक बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है एंड नरेंद्र मोदी पावर में आए एंड समथिंग विल चेंज, बट नथिंग हैज चेंज्ड एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। थर्डली, इंडिया अमेरिका बांग्लादेश के साथ, आप देखिए नेपाल के साथ क्या रिलेशनशिप है हमारा, यहाँ तक कि अभी नेपाल जो है वो क्लेम कर रहा है इंडियन टेरिटरी, एंड ये क्लेम तब कर रहे हैं जबकि अगर आप याद हो 2015 में नेपाल में बहुत बड़ा बाढ़ और भूचाल आए थे, डिस्ट्रक्शन बहुत हुई थी और मोदी जी ने एकदम एक्शन लिया और करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च दिए, और नेक्स्ट रिजल्ट उसका ये हुआ कि नेपाली कहने लगे कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम ये अप्रिशिएट नहीं करते कि ऐसी हेल्प आप इंडिया को दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। उस टाइम भी जैसे अब टर्की के साथ इन्होंने एक्शन लिया है, हेल्प दी है जब मांगी नहीं, नेपाल ने भी हेल्प नहीं मांगी थी और इंडिया ने वॉलंटरीली दे दी, और नेक्स्ट रिजल्ट ये हुआ कि नेपाल अब चाइना के कैंप में है, नेपाल इंडियन टेरिटरी क्लेम कर रहा है। आगे देखिए, और नेपाल को एक्शन लेना बहुत आसान है बिकॉज 2 मिलियन नेपाली इंडिया में काम करते हैं, पर इसमें थोड़ी करेज चाहिए। और हर बार इंडियन आर्मी ये चीफ ये बोले कि हमारा बेटी शादी का रिश्ता है, दिस ऑल नॉनसेंस, कोई रिश्ता नहीं है नेपाल के साथ, एंड नेपाल शुड बी ट्रीटेड एज ए स्टेट डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्शंस विच मोदी इज नॉट एबल टू डू। आगे देखिए श्रीलंका, देखिए वहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर। अभी एक स्पाई शिप आया था, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया कि वो चाइनीज स्पाई शिप है उसको मत आने दीजिए, बहुत हुला बुला हुआ, बट अल्टीमेटली द चाइनीज शिप के। सो इंडिया की क्या अहमियत है इस पोजीशन, व्हाट इज इंडिया स्टैंडिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इंडिया शुड बी द लैगर्ड इन एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। Even the German foreign minister, जो है, when she came to Pakistan, she changed her tune and she said that there should be negotiation on Kashmir as per the UN resolution. Now ये तो बिल्कुल ही चेंज ऑफ पॉलिसी थी जर्मन गवर्नमेंट की, पर उसमें भी इंडिया की फेलियर थी। इस वक्त इंडिया का कोई एलाई मुझे नजर नहीं आता जो कश्मीर के ऊपर इंडिया को सपोर्ट कर रहा हो। अमेरिका भी नहीं सपोर्ट करता इंडिया को कश्मीर में। कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जो इंडिया में सपोर्ट करती है, वो सिर्फ एक है, दैट इज इजराइल, और दूसरी कंट्री है रशिया। सो आदमी को पता होना चाहिए जो विच साइड द ब्रेड इज बटर्ड। सो व्हेन दैट इज द केस वी मस्ट रियलाइज हु आर आवर फ्रेंड्स, एंड उनके साथ फुल हॉक जाना होगा। क्वेश्चन इज कि इंडिया बहुत बड़ा पावर है, अमेरिका से डरने की कोई बात ही नहीं है। हम अमेरिका से जरूर अलाई कर लेते, उनके साथ रहते, अगर अमेरिकन हमें सब कुछ देंगे। पर ये देखिए उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को ऑफर की, वो क्वाड के मेंबर हैं, बट दे डिड नॉट ऑफर टू इंडिया, इंडिया को दे डिड नॉट गिव द न्यूक्लियर सबमरीन्स। सो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें अमेरिका डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट इंडिया, एंड लॉट ऑफ एंटी इंडियन पॉलिसीज भी अमेरिका में चलती हैं। उनकी जो एनुअल कांग्रेशनल रिपोर्ट है ऑन रिलीजन, वो इंडिया को कैस्टिगेट करते हैं कि यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, बट दे वेरी रेयरली टॉक अबाउट पाकिस्तान, जहाँ एक टाइम पे 30% माइनॉरिटीज थे 1948 में, वो अब 3% हो गए हैं। मैं तो नहीं देखा कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट है किसने ये बात जाहिर की हो, ये बताया हो लोगों को। सो मेन प्रॉब्लम मैं जो देखा है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट है फ्रॉम द टाइम ऑफ नेहरू, यानी जो नेहरू गलतियां कर गया वो चलती ही रहेंगी, एंड मिस्टर मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं सोचा था कि मोदी जी आए हैं, थिंग्स विल चेंज एंड ही विल ब्रिंग अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, पर नहीं हुआ। बहुत ही हुला बुला होता है जी, बालाकोट पे स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किए, और इस बात को भी 3-4 साल हो गए हैं। पर मेरा एक ही सवाल है कि ये सब करने से बावजूद भी तो वो टेररिज्म चल रही है और कुछ नहीं हुआ, कश्मीर का सोल्यूशन नहीं हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम में हर एक जगह कश्मीर इशू रेज कर रहा है। सो व्हेन दैट इज द केस, वेयर इज द सक्सेस ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी?
बिकॉज इंडिया इज लिविंग इन इट्स cocoon. और रेसिलिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और मुझे याद है कुछ अफ्रीकन नेशनल्स जो पढ़ रहे थे दिल्ली में, दे वर वेरी बैडली ट्रीटेड बिकॉज उनका रंग काला था, वो अपची थे। बिकॉज जनरल फीलिंग इन द इंडियन ये कि अपची जो है दे आर अनसिविलाइज पीपल। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनके एम्बेसडर्स ने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में कि व्हाट इज दिस हैपनिंग इन इंडिया, यू आर हैविंग डिस्क्रिमिनेशन। Like this point has also to be sorted out. Now there are so many points. एक तो ethos of the Indians are so different from the other nations because we do not want to dominate the world. That is the crux of the issue. While China wants to dominate the world. With the result, our foreign policy is now in doldrums. हमें पता नहीं करना क्या है. We keep on talking here and there, and we say we are a big power. Yes, we are. पर एक बात याद रहे कि जो बिग पावर होते हैं वो इंपोर्ट करके वेपन्स नहीं तैयार करते अपनी फौज को. इंडिया इज नाउ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड बिकॉज यहाँ बनाते कुछ नहीं. अब राइफल भी नहीं यहाँ बनती इंडिया में. तो अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रशिया के साथ कि ये जो AK-103 राइफल जो नई उनकी कलिशनिकोव है वो राइफल इंडिया में बनेगी. बिकॉज इंडियन राइफल जो बनाई थी जो ईशापुर फैक्ट्री ने वो फेलियर हो गई. सो क्वेश्चन इज कि a country which is importing weapons, how can it become a global power? Because आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे. एंड मोदी जी अगेन इज ऑन द रॉन्ग पाथ. एक उन्होंने अग्निपथ स्कीम बना दिया है जिससे इंडियन आर्मी के दांत निकाल दिए हैं. इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो उनको आप देख सकते हैं. तो इट इज अबाउट टाइम कि वी नीड मोर डायनेमिक फॉरेन पॉलिसी और मोदी हैज टू चेंज हिज ट्यून. India doesn't have to quote out to America. Even if you want to join America, then you have to take a stand against Russia. And if you want to be, but there's nothing like neutralism, like sitting on the fence. Then वो तो Humpty Dumpty की बात हो गई. और पोएम होती थी जो हम स्कूल में पढ़ते थे कि Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, and all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. तो ऐसी बात ना हो जाए मिस्टर मोदी साहब से भी कि फेंस में बैठ रहे हैं और इधर उधर करते रहे. आप देख लीजिए, मैं तो फेलियर ही फेलियर देख रहा हूँ इंडियन पॉलिसी की. वेदर ईरान है या अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, नेपाल, टर्की, तो सक्सेस कहाँ है? तो ये बात सोचने की है. सक्सेस आता है जब नेशन में कैरेक्टर होता है और एक आयरन विल होती है. और अगर आप टाइम वेस्ट करते रहें कि हम हिंदी बढ़ाएंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे जो इररेलेवेंट बातें हैं इस वक्त, एंड ग्लोबल पावर को अपनाना चाहिए, तो सोचने वाली बात है आगे जेंटलमैन क्या होगा. मेरे ख्याल में ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है जस्ट जनरल, जिसको मेरे रैंडम थॉट्स कहते हैं. मैं कुछ अपने आइडिया देने चाहता था. आपको हो सकता है आपको अच्छे लगे हों मेरे आइडियाज़. सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. एंड आई लुक फॉरवर्ड to talking to you people again, and I will say